नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन। देश की राजनीति में चौतरफा घटनाक्रम चल रहा है। एक तरफ राष्ट्रपति चुनाव में विपक्षी एकता तिनके की तरह बिखर गई है। 17 विपक्षी सांसदों ने क्रॉस वोटिंग करके दिखा दिया है कि वो बीजेपी की पसंद के साथ खड़े हैं। वहीं अलग अलग राज्यों में 100 से ज्यादा विधायकों ने भी क्रॉस वोटिंग की है। और तो और उपराष्ट्रपति चुनाव से पहले ही एक बार फिर विपक्ष की एकता की बखिया उधड़ गई है, यानी वहां पे बड़ी फूट पड़ गई है। ममता बनर्जी ने ऐलान कर दिया है कि उनकी पार्टी वाइस प्रेसिडेंट के चुनाव में वोटिंग नहीं करेगी, क्योंकि उनसे बिना बातचीत के मार्गरेट अल्वा का नाम घोषित कर दिया गया, आगे बढ़ा दिया गया। सवाल यह है कि इसका असर 2024 तक जाएगा, लेकिन दूसरी तरफ सड़क से संसद तक संग्राम बेजोड़ जारी है। भ्रष्टाचार के आरोप में सोनिया गांधी से पूछताछ क्या हुई, कांग्रेस लाल हो गई। ईडी के सामने पेशी हुई तो कांग्रेस गुस्से में आ गई। बड़े बड़े दिग्गज विरोध के लिए सड़क पे उतर गए। किसी ने कहा कि ईडी को द्वार जाना चाहिए सोनिया गांधी के। संसद में भी संग्राम लगातार जारी है। तो आज इन तमाम मुद्दों पर होगी जनता के बीच देश की सबसे बड़ी पॉलिटिकल डिबेट, क्योंकि जब प्रधानमंत्री मोदी ने हर घर तिरंगा की बात कही तो कांग्रेस ने पलटवार किया कि यह भारतीय जनता पार्टी जो संघ की अनुयायी है वो कह रही है हर घर तिरंगा। क्या ये हम कह सकते हैं आज कि ये तो अब अंगड़ाई है, आगे बहुत भीषण लड़ाई है। आज जनता जनार्दन के बीच, देश के युवाओं के बीच तालियों के साथ मैं आप सबका अभिनंदन करता हूं आज की इस बड़ी पॉलिटिकल डिबेट में, क्योंकि देश की राजनीति में बहुत बड़ा कदम उठाया गया है। देश में मॉनसून का सीजन चल रहा है, लेकिन सियासत आग उगल रही है। संसद में विपक्ष जोरदार हंगामा कर रहा है। मुद्दा जीएसटी, महंगाई और अग्निवीर है। आरोप है कि सरकार इन मुद्दों पर बहस से भाग रही है, जबकि सरकार का दावा है कि नियम के मुताबिक वो किसी भी मुद्दे पर बहस को तैयार है। 17 लोकसभा में आज तक प्राइस राइस को लेकर सेपरेटली एक भी चर्चा नहीं हुई। अग्निपथ को लेकर राजनाथ सिंह जी ऑल पार्टी मीटिंग में ये कहा था कि हम अग्निपथ पर चर्चा करने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। अभी क्या बहाना बनाते हैं वो सब जुडिस मैटर है। संवैधानिक रूप से नियम के अनुसार हर विषय पर चर्चा के लिए पूरी तरीके से तैयार है, लेकिन कांग्रेस पार्टी तैयार नहीं है कि कंस्ट्रक्टिव रूप में चर्चा हो और सुचारू रूप से संसद चले। दूसरी ओर सोनिया गांधी की ईडी के सामने पेशी को कांग्रेस नेशनल क्राइसिस बताने में जुटी है। सत्याग्रह के नाम पर जोरदार हंगामा हुआ, आगजनी तक हुई। जो उनकी पर्सनैलिटी जो उनको आ रहा है एक, और जो 70 प्लस एज है उनकी, उसमें मतलब ईडी खुद को कहना चाहिए हम करा के पूछताछ करेंगे। आप मेरा मानना सत्याग्रह नहीं दुराग्रह है कांग्रेस पार्टी का। परिवार जब पार्टी की संपत्ति को अपनी जेब में कर रही है, उसको बचाने का दुराग्रह है। हैरानी की बात है, गांधी परिवार के खिलाफ जांच के विरोध में अजीबोगरीब तर्क दिए जा रहे हैं। ನಮ್ಮ ಋಣ ತೀರಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದರು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಸಮಾಧಾನ ಇವತ್ತು ಸೋನಿಯಾ ಗಾಂಧಿ ಅವರಿಗೆ ಆದ್ರೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ತಿಂತಕ್ಕಂಥ 2 ಹೊತ್ತಿನ ಊಟ ಸಾರ್ಥಕ ಆಗುತ್ತೆ। 3-4 ತಲೆಮಾರುಗಳಿಗೆ ಆಗುವಷ್ಟನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ ನೆಹರು, ಇಂದಿರಾ गांधी, सोनिया गांधी ಹೆಸರಲ್ಲಿ। इस बीच राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति चुनाव को सियासी रंग दिया गया। द्रौपदी मुर्मू तो राष्ट्रपति बन गई, लेकिन अब टीएमसी ने ऐलान किया है कि वो उपराष्ट्रपति चुनाव में हिस्सा नहीं लेगी। वजह खुद ही सुन लीजिए। Trinamool Congress will abstain in the upcoming vice presidential polls. The way the opposition candidate was decided without proper consultation and deliberation with a party which has 35 MPs in both the houses. सवाल यह है कि क्या सियासत के लिए देश हित के मुद्दों पर रस्साकशी हो रही है? इससे शायद राजनीतिक फायदा तो हो जाएगा, लेकिन क्या
देश का भला होगा। तो आज इसी विषय पर बड़ी चर्चा करने के लिए मेरे साथ बड़े 4 मेहमान मौजूद हैं, 4 गंभीर मेहमान मौजूद हैं और ऑडियंस मौजूद है जो मुझे उम्मीद है कि आज तार्किक सवाल पूछेगी और दोनों तरफ सवाल पूछेगी। मेरे साथ मौजूद है बीजेपी के सांसद और बीजेपी के स्टार प्रवक्ता डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी, अरसे बाद स्टूडियोज के अंदर आ रहे हैं, उनका जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन करिए। और दूसरी तरफ मौजूद है कांग्रेस के स्टार नेता, स्टार प्रचारक आचार्य प्रमोद कृष्णम, इनका भी भव्य स्वागत करिए। बड़े दिनों बाद ये दोनों स्टूडियोज में मौजूद हैं, तो जोरदार तालियों के साथ आपका विशेष अभिनंदन है। राजकुमार भाटी हैं, प्रवक्ता है, समाजवादी पार्टी के, कई विधानसभा चुनाव लड़ चुके हैं, उनका अभिनंदन है। शिवम त्यागी है, जाने माने राजनीतिक विश्लेषक है, अक्सर टीवी डिबेट पे आप उनको देखते रहते हैं। आप तमाम लोगों का अभिनंदन है। 50-50 सेकंड में आप सबको देता हूं अपनी बात को रखने के लिए। सुधांशु त्रिवेदी, एक तरफ कांग्रेस की प्रेसिडेंट थी गुरुवार को ईडी के सामने, और एक तरफ देश की प्रेसिडेंट कल द्रौपदी मुर्मू को बनाया गया, यानी वो जीत कर आई। लेकिन दूसरी तरफ कांग्रेस कहती है लगातार कि आप लोग ईडी के सहारे, अब तो नेता प्रतिपक्ष अधीर रंजन चौधरी ने ईडी को इडियट भी कह दिया है, गहलोत साहब कहते हैं कि ईडी को द्वार जाना चाहिए था सोनिया जी के। क्या आपको लगता है ये जो 2024 की भी लड़ाई है, क्योंकि जो अब हम देख रहे हैं कांग्रेस का एग्रेसिव मोड? देखिए, बहुत विचित्र बात यह है कि पहली बार ऐसा है कि किसी राष्ट्रीय पार्टी के अध्यक्ष या अध्यक्षा किसी विषय में आरोपित होकर बेल पर है। नंबर 2, यह विषय भाजपा सरकार के शासनकाल में नहीं शुरू हुआ, यह 2013 में शुरू हुआ। नंबर 3, ये सरकार के द्वारा नहीं शुरू हुआ, यह हाईकोर्ट के द्वारा शुरू हुआ। नंबर 4, जो उन्हें बेल लेनी पड़ी वो दिल्ली हाईकोर्ट के चलते लेनी पड़ी। और इसके बावजूद उससे ज्यादा बड़ी बात जानते क्या है? आज तक नेताओं पे भ्रष्टाचार के आरोप लगते थे कि उन्होंने सत्ता में रहते हुए पब्लिक अकाउंट्स में से किया, यहां पार्टी का अध्यक्ष रहते अपनी पार्टी के अकाउंट में से ही मामला साफ कर दिया। तो ऐसा विचित्र आरोप जिनके ऊपर लगा है, और इसके बाद भ्रष्टाचार के आरोप पे लगने के बाद जिस प्रकार का वितंडावाद खड़ा करके, अब आपने देखा पिछली बार तो दंगा फसाद आगजनी तक हुई। जी, मैं माफी चाहता हूं, आपको 40 सेकंड में रोक रहा हूं, अगले 20 सेकंड आपको और देता हूं। कांग्रेस और विपक्ष कह रहा है कि, और यशवंत सिन्हा आपके पुराने साथी, आपके मित्र, वो कहते हैं कि ईडी के सहारे क्रॉस वोट करा लिया आपने हर जगह। नहीं, मुझे जानते क्या लगता है? देखिए, करीब 125 के लगभग विधायकों ने, 17, 18, 19 सांसदों ने वो किया है। मुझे लगता है यशवंत सिन्हा जी ने आह्वान किया था कि अंतरात्मा की आवाज पर वोट दें, और यह 75वां वर्ष स्वतंत्रता का था, और पहली बार देश के प्रथम नागरिक के रूप में एक अनुसूचित जनजाति की महिला आकर स्थापित होने जा रही है। स्वतंत्रता के अमृत महोत्सव वर्ष में इससे बड़ी स्वतंत्रता की सार्थकता नहीं हो सकती। मुझे लगता है कि लोकमान्य तिलक का स्वराज्य, गांधी जी का हिंद स्वराज्य और दीनदयाल जी का अंत्योदय इसी में साकार हो रहा था। तो शायद उन्होंने कहा था अंतरात्मा की आवाज सुने, तो कई विधायकों के अंतरात्मा की आवाज जाग गई होगी कि इस महान यज्ञ में हम भी क्यों ना अपनी आहुति दें। तो इसलिए उन लोगों ने दलगत भावना से आगे हटकर द्रौपदी मुर्मू जी को वोट दे दिया। आचार्य जी, अब आपका समय शुरू होता है। बीते दिनों आप शांत रहे, खबर आई आप उपवास पर भी हैं, खबर आई कि कांग्रेस में जो चल रहा है उसको लेकर भी आप थोड़ा परेशान हैं। खबर यह भी आई कि बीते 1 महीने के अंदर पानी बहुत ऊपर निकल गया। कांग्रेस की एक सरकार जिसमें वो थोड़ी बहुत पार्टनर थी महाराष्ट्र, वो सरकार निपट गई। आपने जो प्रेसिडेंट इलेक्शन के लिए कैंडिडेट खड़े करे, उसको उतने वोट भी नहीं मिल पाए जिसकी आपको उम्मीद थी। सोनिया जी को ईडी के समक्ष पेश होना पड़ा। क्या कहना चाहते हैं बीते 1 महीने पर आप? और देखिए अमीश देवगन जी, पहली बात सुधांशु त्रिवेदी जी ने एक बात कही कि पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी राजनीतिक दल का राष्ट्रीय अध्यक्ष ईडी के सामने पेश हुआ है। अरे भाई, ये नहीं कहा, ठीक है, बेल पर कहा बेल पे है, बेल पहली बार, और अपनी पार्टी के अंदर घोटाला करने का। दो बातें। अब सुधांशु जी, आपकी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे बंगारू लक्ष्मण जी, वो तो टेलीविजन पे पैसे लेते हुए दिखाए गए थे। ठीक है, अब वो चले गए, मैं उस पर नहीं जाना चाहता। दूसरी बात, आपने कहा कि साहब ये ऐसी पार्टी है, ये ऐसा मामला है कि ये अपनी ही पार्टी का पैसा अपनी ही गबन कर लिया। अरे भाई, गबन और चोरी की परिभाषा क्या होती है? मेरे घर के अंदर, मेरे मकान के अंदर अगर 5 कमरे हैं, मेरे पैसे एक कमरे में रखें, मैं एक से दूसरे में ले जाऊं, दूसरे से तीसरे में ले जाऊं, तीसरे से चौथे में ले जाऊं, आपका प्रॉब्लम क्या है?
ये हमारा कांग्रेस पार्टी का पैसा था। कांग्रेस पार्टी ने किसी से दूसरे से लिया नहीं, कांग्रेस पार्टी ने किसी दूसरे को दिया नहीं। नेशनल हेराल्ड, जिसने देश की आजादी की लड़ाई में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा की, अगर उस अखबार को बचाने के लिए कांग्रेस पार्टी अपने पास से पैसा दे करके उस संस्थान को जिंदा रखना चाहती है, तो इसमें आपको प्रॉब्लम क्या है? आचार्य जी, ईडी इडियट है क्या? मैं आ रहा हूं, अब मैं आ रहा हूं। मुझे सैद्धांतिक बात, मेरे हितों की रक्षा करो अमीश देवगन जी। मैं तो रक्षा ही कर रहा हूं। अमीश देवगन, प्रिवेंशन मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट क्या है? जो पीएमएलए जिसको कहते हैं, वो है कि पैसा किसी और मद का है, उसका कोई और इस्तेमाल हो। जो कंपनी बनाई गई कांग्रेस पार्टी के द्वारा, ये बड़ा जिम्मेदारी से मैं कह रहा हूं, वो कंपनी बिना प्रॉफिट की कंपनी है। 1 रुपया ना किसी से लिया ना किसी को दिया। तो भाई पीएमएलए लग कैसे गया? 2000 करोड़ की संपत्ति अपने नाम कर ली। एक सेकंड, पैसे किसी से लिए दिए नहीं, लेकिन 2000 करोड़ की संपत्ति का खेल हो गया। अरे भाई, लेकिन ईडी इडियट है? नहीं, ईडी इडियट है ये आपके नेता ने बोला। कौन से नेता ने बोला? अधीर रंजन चौधरी। मैं अधीर रंजन चौधरी मेरे नेता नहीं है। तो आपके नेता कौन है? मतलब वो नेता प्रतिपक्ष तो वही है, राहुल जी तो है नहीं। सुनिए, मैं बता रहा हूं, मैं अधीर रंजन चौधरी कांग्रेस के एक बहुत बड़े नेता हैं, लेकिन मेरे नेता हैं ये नहीं है, ये मैं बिल्कुल नहीं मानता कि मैं अधीर रंजन चौधरी को अपना नेता मानता हूं, ठीक है? और वो भी मुझे अपना नेता नहीं मानते होंगे। हो सकता है इस बात पर विवाद हो, लेकिन मैं सत्य कहने के लिए जाना जाता हूं और मैं सत्य कहने से नहीं डरता हूं। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं अमीश देवगन जी, कि अगर थोड़ी देर को मैं कह दूं कि लाल किला आपके नाम हो गया, तो क्या आपके नाम हो जाएगा? आप बेच देंगे लाल किला? तो ऐसे ही नाम कर दिया नहीं हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। इसीलिए नेशनल हेराल्ड किसी की भी संपत्ति निजी जवाब देना चाहते हैं, इसलिए ये सारे आरोप अमीश, सारे आरोप बेबुनियाद हैं और गांधी फैमिली को बदनाम और उनके कैरेक्टर एसेसिनेशन की एक साजिश है। ओके, देखिए, इसमें 2 बातें हैं। एक तो इन्होंने बहुत अच्छी बात कही, अधीर रंजन चौधरी जो नेता प्रतिपक्ष हैं, वो नेता नहीं है। बड़का नेता नहीं है, वो छुटका वाला नेता जो खाली सांसद है वो नेता है। कांग्रेस, इनकी गलती नहीं, ये नहीं है, सारे कांग्रेस के नेता। भाई आज राहुल गांधी कुछ नहीं है, इसके बावजूद राहुल गांधी के लिए बवाल हो रहा है। अरे भाई, ना वो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, ना नेता प्रतिपक्ष हैं, और सारे बवालों और समस्याओं की जड़ वही है। तो है, आप सुधांशु भूल जाते हैं, वो गांधी है। अब वो गांधी होना कितना महत्वपूर्ण है, वो आचार्य जी के बयान से आया। नेशनल हेराल्ड क्या बताया जाता था? स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने अपने पैसे से स्थापित की, और आज 75 साल पे क्या कहा जा रहा है? घर का मामला था, इधर से उठा के उधर रख लिया, उधर से उठा के इधर रख लिया, तो क्या फर्क पड़ता है? और एक सैद्धांतिक बात, टेक्निकल बातों के ऊपर कानूनी बात पे ईडी करेगी। 3,500 करोड़ की संपत्तियां जिस कंपनी की हो, वो 90 करोड़ के कर्जे में बिक गई। ये बात कितनी तर्कसंगत लगती है? और महत्वपूर्ण बात यह है कि आपको पता है नेशनल हेराल्ड का प्रकाशन कब बंद हुआ? 1993 में। किसकी सरकार थी? केंद्र में कांग्रेस सरकार थी। लेकिन कांग्रेस को लगता है कि ईडी के सामने आप सोनिया गांधी को बुलाकर गांधी परिवार पर दबाव डाल रहे हैं। वो महंगाई का मुद्दा ना उठाए, वो जनता के मुद्दे ना उठाए, वो अग्निवीर का मुद्दा नहीं उठाए। घबराई हुई है बीजेपी, डरी हुई है बीजेपी। बीजेपी को डर लगता है गांधी परिवार से। जवाब दीजिए इस बात। नहीं, मैं जवाब देता हूं, पहले यथार्थ समझिए, उसके बाद समझ में आएगा। ये बताइए, 2004 से 14 के बीच में राजीव गांधी फाउंडेशन को उसी दौर में 100 करोड़ से अधिक की सरकारी सहायता मिलती है, और नेशनल हेराल्ड को 90 करोड़ रुपए की सहायता पहुंचाकर ये कर्जे से बचा नहीं सकते थे। कितनी लॉजिकल बात है। 1993 में अखबार बंद हो जाता है, जिसको कहते हैं नेहरू जी ने संस्थापित किया था। अरे कांग्रेस की सरकार रहते हुए एक अखबार नहीं, 3 अखबार बंद हो जाते। नेशनल हेराल्ड, नवजीवन, कौमी आवाज। ये बात गले के नीचे उतरती है। अगर तीनों को 1-1 करोड़ का विज्ञापन भी दे देते 3 साल तक। लेकिन मेरे पॉइंट का जवाब, क्या महंगाई से डरती है बीजेपी? क्या रियल मुद्दों से डरती है बीजेपी? अरे अब मैं जो बात जी 20 सेकंड में जवाब इसका। इसलिए हकीकत में ये भाजपा ईडी का डर नहीं है, तो इनके कर्मों का डर है, जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के साथ उनकी ईमानदारी से बने हुए इस संस्थान का। अब इन्होंने क्या किया? इधर से 100-150 करोड़ अंदर आ गया राजीव गांधी फाउंडेशन में, और उधर से 90 करोड़ के बेस के ऊपर कई हजार करोड़ की संपत्ति अपनी हो गई। अगर अपनी थी तो मैं कह रहा हूं सारे परिवार के सदस्य क्यों उस ट्रस्ट में? हमारे यहां श्यामा प्रसाद मुखर्जी ट्रस्ट है, पार्टी का जो अध्यक्ष होता है वो उसका अध्यक्ष होता है, कोई भी अध्यक्ष रहे, चाहे नड्डा जी थे, पहले वेंकैया जी के जमाने में बनी थी, राजनाथ जी थे, गडकरी जी थे, अमित शाह जी थे, नड्डा जी थे। खबर यह है कि सारा ब्लेम मोतीलाल वोरा पे डाला जा रहा है। मोतीलाल वोरा तो इस दुनिया में है नहीं, कोई ऊपर जाके तो पूछेगा नहीं। आचार्य जी, पॉइंट ये है, क्या आपको लगता है जिस तरह से, क्योंकि ईडी का खेल बहुत पुराना है, ऐसा तो नहीं है कि नया खेल है। देखिए आजम खान भी ईडी के द्वारे गए थे, याद होगा आपको, ईडी के द्वार उनको भी जाना पड़ा था। हाल ही में उनके एक बाइट आई है जिसमें वो लुल्लू मॉल को नहीं पहचान पा रहे, वो कह रहे लोलू है, लुल्लू है, गुल्लू है, टुल्लू है, मुझे पता नहीं लग रहा क्या है। तो ये ईडी का चक्कर बहुत खराब है।
क्या कांग्रेस इसमें फंस गई है? अशोक गहलोत तो कह रहे हैं कि ईडी को सोनिया गांधी के द्वार जाना चाहिए था। देखिए अमीश देवगन, सुधांशु जी की 2-3 बातों पर गौर करिए। पहली बात, इन्होंने कहा साहब हमारे जो ट्रस्ट होते हैं उसमें हमारा ये अध्यक्ष होता है, ये कोषाध्यक्ष होता है। अरे भाई मोतीलाल वोरा जी भी उसमें मेंबर थे। मोतीलाल वोरा जी कांग्रेस के कोषाध्यक्ष थे, खजांची थे, इसलिए उसके नाते थे। सोनिया गांधी कांग्रेस की प्रेसिडेंट है, जो कांग्रेस का प्रेसिडेंट होगा वो उस ट्रस्ट में राहुल गांधी पहली बात कैसे थे? राहुल गांधी उस समय कांग्रेस के उपाध्यक्ष थे और तब उनका उपाध्यक्ष तो कहीं और थे। अरे भाई अध्यक्ष भी रहना कांग्रेस के, जो कांग्रेस का अध्यक्ष रहेगा, पदेन अध्यक्ष रहेगा, वो उस ट्रस्ट का मेंबर रहेगा। ये उसका क्लॉज है नंबर। ऐसा है नहीं, ऐसा अध्यक्ष नहीं था हमारे यहाँ, पदेन अध्यक्ष वहां बाई नेम सोनिया गांधी थी, अच्छा बाई नेम राहुल गांधी। चलिए सुधांशु जी जो कह रहे हैं फिलहाल मान लीजिएगा, फिलहाल क्योंकि इनकी माननी पड़ेगी।